हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परागकोश की संरचना के बारे में और परागकण कैसे बनता है और परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो की क्वालिटी अपना चाहिए, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, बोर्ड पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको समझ में आएगा 100%। आप केयरफुली वीडियो पे ध्यान देंगे। यहाँ देखेंगे हम पढ़े थे जो परागकण होता है उस परागकण में एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। उस धागे नुमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो पुंकेसर ये क्या है? आपका पुंकेसर हमने पढ़ा है ना। जो पुंकेसर होता है ये आप देख रहे हैं पुष्प में इस तरह से धागे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। पुष्प की संरचना वाला वीडियो आप देखना चाहे देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो जो है यहाँ पे ये जो ऊपर ही फूला हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और नीचे जो डंठल जैसा स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर जो फूला हुआ भाग है उसे परागकोश और नीचे जो डंडी जैसा है वो क्या है? पूतंतु। बाबू गुड्डी बाल जो ना होते बेचारे वाला खाए होगा ना, ऊपर की डंडी लगा तो ऊपर ऐसे फूला रहा ना खाए वाला ना, तो ऊपर जो फूला रहा था ना वही क्या होता है? परागकोश। और जो डंडी पकड़े रहा था तो हमें वो क्या हो? पूतंतु। और दोनों मिला क्या बोले थे बबुआ? पुंकेसर। क्या बोले थे? पुंकेसर। इतना बात समझ आ गया बाबू। आगे ध्यान दा कि जो परागकोश है ना बाबू, ये परागकोश में दो पाली होती है। कितनी पाली? पाली मतलब ऐसे पाली किसी जगह का नाम नहीं बाबू। पाली मतलब उसमें दो चैम्बर्स होते हैं ना, दो लोब्स होते हैं, लोब। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इसको देखेंगे ना अभी एक ही दिख रहा है लेकिन ये जो है इस तरह से जो गुड्डी का बाल नहीं बाबू उसमें दो चोटी बनाई है। दो चोटी। कितने चोटी बाबू? दो चोटी। देखा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ये जो है कितनी पालियां होती हैं? दो पाली। जो परागकोश होगा उस परागकोश में कितनी पालियां हैं? दो पाली। कितनी पाली है? दो पाली। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक परागकोश है उसमें दो पालियां हैं। अब एक जो पाली है ना इसमें दो कोष्टक है। कितने कोष्टक हैं? दो कोष्टक। इस तरह से दो कोष्टक है, इसमें दो कोष्टक है, इसमें भी कितने कोष्टक है? दो कोष्टक है। ये जो दो कोष्टक है ना इनको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। तो ये जो है आपका ये बात समझ जाइए कि दो पालियां हैं और प्रत्येक पाली में कितने लघु बीजाणुधानी है? एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी और इस पाली में भी कितनी लघु बीजाणुधानी? दो लघु बीजाणुधानी। इस प्रकार से जो आपका परागकोश है उसमें कितनी लघु बीजाणुधानी होगी? चार लघु बीजाणुधानी होगी। कितनी लघु बीजाणुधानी होगी? चार लघु बीजाणुधानी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि परागकोश जो है ऊपरी फूला हुआ भाग होता है, उसमें दो पालियां होती हैं, एक पाली में दो कोष्टक होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी होती है, दूसरी पाली में भी दो लघु बीजाणुधानी। इस प्रकार से कितनी लघु बीजाणुधानी हो गई? चार लघु बीजाणुधानी हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं परागकोश के अनप्रस्थ काट की संरचना को, जो पेपर में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागकोश की अनप्रस्थ काट की संरचना ये पूछा जा सकता है आपसे कि परागकोश में जो परतें होती हैं किस तरह से होती है, परागकोश किस तरह से दिखता है। अभी हम पढ़े हैं परागकोश में जो है चार पालियां मतलब दो पालियां होती हैं और उसमें चार प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात चार लघु बीजाणुधानी होती है। वो किस तरह से होती है चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो परागकोश होता है उसका स्ट्रक्चर आपको बनाने के बाबू दूसरे चलाया होगा ना, त्रिशूल तो चलो भी करते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। इस तरह से आपको बना लेना है। ये है त्रिशूल की तरह, इस तरह से आपको बना लेना है। फिर यहाँ से बाबू ये त्रिशूल थोड़ा सा मोड़ देना है अंदर की तरफ ना, इस तरह से आपको मूव कर देना है। फिर यहाँ से बाहर से मूव करते हुए इस तरह से लाना है, फिर इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पे लाना है ना। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि जो आपका परागकोश होता है ना, इसका जो बाहर वाला लेयर है, जो बाहर आपको लेयर दिख रहा है, यहाँ देखिए परागकोश में एक बाहरी लेयर होता है। इस तरह से आप बना लेंगे, इस तरह से कंप्लीटली लेयर बना होगा। ये जो बाहरी वाला जो लेयर होगा ना इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इस तरह से बाहर वाला जो लेयर होगा परागकोश के, ये बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। कंप्लीटली अभी हम ड्राइंग कंप्लीट कर देंगे। अभी यहाँ समझने का प्रयास करिए, ये जो बाहर वाला लेयर है इसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है इसके अंदर जो है एक दूसरा लेयर होगा। एपिडर्मिस के नीचे एक दूसरा लेयर होता है। इस दूसरे लेयर का नाम क्या होता है? एंडोथीसियम। क्या नाम होता है? एंडोथीसियम। यहाँ पे ऐसे फिलअप कर देंगे आप लोग।
तो ये जो बाहर वाला लेयर है, ये जो है क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर है उसका नाम क्या है, एंडोथीसियम। क्या नाम है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बाहर वाला एक लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके बाद जो है एंडोथीसियम। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक अगला लेयर बनाएंगे आप। यहाँ पे 3-4 लेयर का बना होता है वो। 3-4 लेयर का कुछ आप इस तरह से ड्राइंग करेंगे। 3-4 लेयर का एक लेयर बना होता है, 3-4 परत का एक लेयर बना होगा परत, उसको बोलेंगे मध्य परत। क्या बोलेंगे, मध्य परत। मध्य परत। और यहाँ पे यहीं पे आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा एक, इस तरह से। इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। अब देखिएगा, यही जो लघु बीजाणुधानी है, यहाँ पे इसके पास वाला जो लेयर होगा, अंदर एक लेयर होगा यहाँ से इस तरह से, लघु बीजाणुधानी के पास यहाँ एक लेयर होगा। इस लेयर का नाम क्या होगा, टेपिटम। क्या नाम होगा, टेपिटम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका पराग कोश है ना, इस पराग कोश में 4 परत होती है। कितनी परत होती है, 4 परत। जो बाहर वाली परत है उसका नाम है एपिडर्मिस, उसके बाद वाली जो परत है उसका नाम क्या है, एंडोथीसियम, और उसके बाद जो है 3-4 परतों से बनी एक परत होती है, उसको बोलते हैं मध्य परत। और एकदम लास्ट में जो लघु बीजाणुधानी के पास जो परत होगी उसको क्या बोलते हैं, टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे इनके कार्यों को, इसी तरह से आपको लिखना है कि जो आपका पराग कोश होता है, उस पराग कोश में 4 परतें होती है। बाहरी जो परत होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का कार्य क्या है बाबू, ये काम क्या करता है, इसका कार्य है सुरक्षा। क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। और जो एंडोथीसियम है उसका काम है स्फुटन। स्फुटन मतलब होता है ना बाबू, जब जो है पराग कोश परिपक्व हो जाएगा ना, एक लेयर जो है एंडोथीसियम फट जाती है, जिससे इसके अंदर जो है ये जो आपका लघु बीजाणुधानी है ना, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं दोस्तों, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यही जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, आपका परागकण। क्या बनता है, परागकण। तो एपिडर्मिस आपको सुरक्षा कर रहा है, बाहर से चीजों को अंदर नहीं आने देगा। एंडोथीसियम जब ये परिपक्व हो जाएगा तो एंडोथीसियम फट जाता है, जिससे जो है परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और मध्य परत क्या करती है, इसके परिपक्वन में क्या करती है, परिपक्वन और सुरक्षा दोनों का कार्य करती है। ये जो आपकी क्या है, मध्य परत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो टेपिटम है, ये टेपिटम क्या करती है, मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा टेपिटम का कार्य क्या है। तो टेपिटम क्या करती है, जो इसके अंदर परागकण बनेंगे ना, उनको पोषण चाहिए ना बाबू, पोषण कौन देगा। तो ये जो है टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है, ये पोषण प्रदान करती है। जो परागकण बन रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 4 परतें कौन है। पहली कौन है, बाहरी वाली एपिडर्मिस। दूसरा क्या है, एंडोथीसियम। तीसरा क्या है, मध्य परत। और उसके बाद चौथा क्या है, टेपिटम। और इनके कार्य भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। आपको इतना बात समझ आ गया होगा। ये डायग्राम जो है अभी हम कंप्लीट करते हैं, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। इस तरह से आप देखिए, ये जो है डायग्राम को आप कंप्लीट करेंगे। बाहर वाला जो लेयर बना है इस तरह से आप बनाएंगे, इस तरह से सब बॉक्सेस बना देंगे, एपिडर्मिस हो जाएगा। उसके बाद वाला एक लेयर बनाएंगे, वो क्या होगा आपका, एंडोथीसियम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो बाहर वाला लेयर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाहर क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या है, एंडोथीसियम। 3-4 परत का बना होगा मध्य परत। उसके बाद जो है इसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी। हमने बताया ना लघु बीजाणुधानी कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। इस तरह से। और यहाँ पे इस पे एक लेयर होगा, उसी लेयर को, जो आंतरिक लेयर होता है, इसी लेयर को क्या बोलते हैं, टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम। इस तरह से आप डायग्राम को फिलअप कर लेंगे। ये क्या है, टेपिटम। क्या है, टेपिटम। यहाँ पर भी आंतरिक लेयर क्या होगा, टेपिटम। और टेपिटम का कार्य क्या है दोस्तों, पोषण प्रदान करना। क्या कार्य है, पोषण प्रदान करना। यहाँ पे इसको आप फिलअप कर लेंगे पूरा कंप्लीटली इस तरह से। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है कि हमने बताया शुरुआत में ना, जो पराग कोश होता है, उस पराग कोश में 2 पालियां होती हैं, 2 बॉक्सेस होते हैं। तो यही देखो, एक पाली में 2 कोष्ठक है, 2 लघु बीजाणुधानी हो गए, और दूसरी पाली में भी कितने लघु बीजाणुधानी हो गए, 2 हो गए। लेकिन ये दोनों कैसे जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक लगा होता है संयोजी ऊतक। क्या है, इसका नाम कुछ इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे, इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। और इसको डायग्राम को ऐसे आप कंप्लीटली फिलअप कर लेंगे, तो यहाँ पे ए जो है
इसको दर्शा सकते हैं कि संयोजी ऊतक द्वारा जो है क्या होते हैं, दोनों पालियां या दोनों जो है, हाँ दोनों पालियां क्या होती हैं, जुड़ी रहती है। एक पाली ये है और एक पाली ये है, तो संयोजी ऊतक द्वारा जो है दोनों पालियां क्या होती हैं, जुड़ी होती है। अगर इस तरह से आप डायग्राम बना लेते हैं पेपर में परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना को, तो आपको कंप्लीटली नंबर मिल जाएगा। और इस तरह से नामांकन करके इनको आप लिख भी सकते हैं कि एक क्रम से आपको बताए गए हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत, टेपिटम, और इनके कार्य भी हमने लिख दिया है। और इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, डायग्राम को इस तरह से बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आगे होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, या परागकण का निर्माण कैसे होता है। परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। हम समझते हैं जब परागकोश इमैच्योर होता है यानी अपरिपक्व, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है वो धीरे धीरे परिपक्व होता है, उस तरह से जब परागकोश अपरिपक्व रहता है उस अवस्था में जो लघु बीजाणु धानी है उसके अंदर यानी परागकोश के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी। यहाँ आप इससे समझिए एक इमैच्योर यानी अपरिपक्व क्या है, परागकोश है। इस परागकोश की कुछ कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी। जब आकार में बड़ी हो जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे, प्रपशु कोशिका। क्या बोलेंगे, प्रपशु कोशिका। क्या बोलेंगे, प्रपशु कोशिका। और ये जब प्रपशु कोशिका है ना, ये विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और जब ये परपशु कोशिका विभाजित हो जाएगी तो बनाएगी एक भित्ति कोशिका। क्या बनाएगी, भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका। और यहाँ पे जो है एक बनेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजेनस टिश्यू जैसे बोलते हैं। अब देखो ये जो प्रपशु कोशिका है ना, जो आकार में बड़ी हुई है, इसकी जो भित्ति कोशिका बनी है, ये भित्ति कोशिका क्या बनेगी, चार परत बनाएगी। क्या बनाएगी, चार परतों को। अभी हम पढ़े हैं ना, चार परतें कौन कौन सी हैं, चार परतों को कौन कौन सी हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो बीजाणु जन ऊतक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए। जो बीजाणु जन ऊतक है ना, ये जो बीजाणु जन ऊतक है, ये बीजाणु जन ऊतक जो है वृद्धि करके क्या बन जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बन जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करेगी, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यहाँ पे चार कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, चार कोशिकाएं। और वो चारों कोशिकाएं, एक होता है कैलोस। क्या होता है, कैलोस। कैलोस द्वारा ये चारों कोशिकाएं आपस में क्या होती है, जुड़ी रहती है। जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका और सूत्री विभाजन द्वारा चार कोशिकाएं बनाएंगी। चार कोशिकाएं कैसी होंगी, अगुणित होंगी, यानी इसमें क्रोमोसोम के जो नंबर्स होंगे वो n होंगे, यानी जो है अगुणित होंगे। तो यहाँ पे कैलोस द्वारा चारों जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं चतुष्क। क्या बोलते हैं, चतुष्क, चारों जुड़े होते हैं। अब आपको अभी पढ़े हैं ना, जो चार परतें बनी है, उस चार परतों में से एक परत का नाम है टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम। अभी हम पढ़े थे टेपिटम। इस टेपिटम परत द्वारा एक कैलस नामक एंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा, कैलस नामक एंजाइम निकलेगा। एक कैलस नामक एंजाइम इन चारों जो है मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, और कैलस एंजाइम से ये चारों कोशिकाएं, चतुष्क जो बना हुआ है, ये चारों अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चारों अलग हो जाएंगे। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। इस प्रकार से यह प्रक्रिया परागकण के निर्माण की है, यही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। अब ध्यान समझिएगा, अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है, लास्ट टाइम में हम बता रहे हैं, आप क्या लिखेंगे, अपरिपक्व अवस्था में या जो है कोशिकाओं में जो परागकोश है, परागकोश की कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, उन्हें प्रपशु कोशिका बोलते हैं। प्रपशु कोशिका विभाजित होकर बीजाणु जन ऊतक बनाएगी और भित्ति कोशिका बनाएगी। भित्ति कोशिका से क्या बनेगा, चार परतों का निर्माण होगा। और जो बीजाणु जन ऊतक है, उस बीजाणु जन ऊतक को जो है वृद्धि करके किस तरह कार्य करने लगेगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगेगा। उस लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, वो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बना देगा, चतुष्क बना देगा। क्या बना देगा, चतुष्क, मतलब चार छोटे कोशिकाओं को बना देगा। और ये चारों कोशिकाएं कैलोस द्वारा जुड़े हैं, ये जो है आपस में फिर क्या हो जाएंगे, कैलस नामक एंजाइम जो टेपिटम से निकलेगा उससे अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से
4 परागकण बन जाएगा। अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है, ऐसा प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है लघु बीजाणु जनन में कि पराग कोश में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकण को बनाएगी। क्या बनाएगी? 4 परागकण को बनाएगी। यही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। अगर ये प्रोसेस पूरा समझ में आ रहा है तो थ्योरेटिकल फॉर्म इसको आप लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बोलना है कि परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 जो है परागकण का निर्माण करती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, परागकण की संरचना को। हम परागकण की संरचना को पढ़ते हैं। परागकण कैसे बनता है हम पढ़ चुके हैं। परागकण किस तरह से होता है, देखिए बहुत आसान सा है। परागकण पे 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 2। परागकण 2 परत का बना होता है। कितने परत का बना होता है? 2 परत का। कुछ आपको इस तरह से डायग्राम बनाने का प्रयास करना है। यहाँ बनाएंगे आप, प्रयास क्या बनाएंगे ना, क्योंकि पेपर है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, बाकी कुछ कर नहीं सकते। यहाँ ध्यान दीजिए, जो इसका अंदर वाला परत है ना, इस अंदर वाले परत को क्या बोलते हैं? अंतःचोल। क्या बोलते हैं? अंतःचोल। ये जो अंतःचोल है एक किसका बना होता है? पेक्टिन का। किसका बना होता है? पेक्टिन और सेलुलोज का। किसका बना होता है? पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये इसके बाहर जो है बाह्यचोल होता है। बाह्यचोल इस तरह से बनाएंगे ना, बाह्यचोल कुछ इस तरह से, बाह्यचोल इस तरह से बनाएंगे। ये बाहर वाला लेयर हो गया। तो मतलब आपको क्या लिखना है? परागकण 2 परतों से बना होता है। बाहर वाले परत को क्या बोलते हैं? बाह्यचोल। क्या बोलते हैं? बाह्यचोल। बाह्यचोल मतलब है एक इसका बना है बाह्यचोल, इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और अंतःचोल को बोलते हैं एंटाइन। क्या बोलते हैं? एंटाइन। और ये जो है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसका बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन का। अब ध्यान दीजिएगा, ये बाह्यचोल अंतःचोल कहीं कहीं पे ये अस्तर अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से छिद्र दिखाई देता है। इस छिद्र को देख रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी छिद्र है। इस छिद्र को बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र, जर्म पोर जिसे बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ये अंदर वाला लेयर पूरा कंप्लीटली होगा ना, अंदर वाला लेयर पूरा कंप्लीट होगा, और यहाँ पे बाहर वाला लेयर कहीं कहीं अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से छिद्र दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। इसके अंदर यहाँ पे भरा होगा जीवद्रव्य। क्या भरा होगा? जीवद्रव्य। इसके अंदर जीवद्रव्य भरा होगा, इसको क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ना एक पाया जाता है इस तरह से, आप बना देंगे, इसको बोलते हैं वर्धी केंद्र। क्या बोलते हैं? वर्धी केंद्र। वर्धी केंद्र। वर्धी केंद्र क्या? नलिका केंद्र का बोलते हैं। तो ये जो वर्धी केंद्रक है ना, ये पोषण देता है। जो परागकण है इसके अंदर पोषण का काम करता है परिपक्वन में। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पे एक केंद्रक होगा, उस केंद्रक को क्या बोलेंगे? जनन केंद्र। क्या बोलेंगे? जनन केंद्रक। और इसके चारों तरफ लेयर बन जाएगा और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होगा। अब यही जनन केंद्रक और इसके अंदर जो द्विध्रुव भरा है, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। अब ध्यान दीजिएगा, यही जो जनन कोशिका है, अब हम एक परागकण की संरचना को समझ चुके हैं। बाहर वाला जो लेयर है एक ऐसा होता है खुरदरा। कैसा होता है? खुरदरा होता है। और देखो, जो आंतरिक लेयर होता है वो कैसा होता है? चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। अब देखिए, जो बाहर वाला लेयर है खुरदरा बाह्यचोल, ये स्पोरोपोलिनिन का बना है। इसका कार्य क्या है ना, आप जानते हैं परागकण कहीं भी रहता है ना, जीवाश्म रूप में बहुत दिन तक जीवित रहता है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की वजह से ये बहुत कठोर होता है बाहर वाला लेयर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो या इसके ऊपर अम्ल गिर जाए, एसिड गिर जाए या अनावश्यक पदार्थ इसको जो है इसके अंदर वाले पार्ट्स को डैमेज नहीं कर पाते हैं। तो बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जिसकी वजह से कठोर होता है और खुरदरा होता है। और जबकि अंतःचोल किसका बना होता है? पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। एक परत जो है बाह्यचोल कहीं कहीं उपस्थित होती है, जिसकी वजह से एक छिद्र दिखाई देता है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। अभी हम जब पढ़ेंगे ना परागण प्रक्रिया, तो उसमें जो है कि जनन छिद्र से एक नली बनती है,
उसी को पराग नली बोलते हैं। अब देखिए जो पराग नली बनती है ना, ये जो आपकी जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका उसके अंदर चली जाती है पराग नली के अंदर, और ये क्या बनाती है, इसका कार्य क्या है, ये नर युग्मक का निर्माण करती है। क्या बनाती है, नर युग्मक का निर्माण करती है। और जो आपका वर्धी केंद्रक है पोषण देता है, और इसके अंदर जीव द्रव्य भरे होते हैं। आई होप आपको इस परागकण की संरचना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। परागकश यानी नर भाग को पूरा हम डिस्कस किए हैं कि नर भाग होता है किस तरह से, परागकोश किस तरह से होता है, लघु बीजांडधानी कैसे होती है, और उसका जो है वहां परागकणों का निर्माण, लघु बीजांड जनन प्रक्रिया को और परागकण की संरचना को, सब टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्त्री केसर उसके भाग में बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।